हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इस सीरीज में आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 पहले ही पब्लिश हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे बढ़े। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि पहले इसका जो पार्ट 1 है पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तभी आपको इस चैप्टर का जो है पूरा कॉन्सेप्ट वो समझ में आएगा। तो आज के चैप्टर में हम लोग जो है 15वीं शताब्दी में रोम का जो वास्तुकला था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तुकला 15वीं शताब्दी में जो है रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा था। कब? 15वीं शताब्दी में। और 1417 से क्या है कि पोप जो है वो राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए थे 1417 से। और 1378 से क्या होता है कि दो प्रतिस्पर्धी थे, पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। 1378 में क्या होता है कि दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से क्या होता है कि जो दुर्बलता था उसका अंत हो गया था। और उससे क्या होता है कि उन्होंने रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्वविद जो थे उन जिनको पुरातत्व का नया हुनर था के द्वारा क्या है रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की जो है एक नई शैली को प्रोत्साहित किया जो वास्तव में रोम साम्राज्य कालीन शैली का पुनरुद्धार था और जिसे क्या है अब शास्त्रीय शैली कहा गया या क्लासिक शैली जो है कहा गया। पोप जो थे वो धनी व्यापारी और अभिजात वर्गों के लिए उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। तो जो पोप लोग थे, धनी व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग थे, यानी कि जिनके पास पैसा था, उन्होंने उन वास्तुविदों यानी कि आर्किटेक्ट को क्या हायर किया अपने घर को बनाने के लिए, जिनको इस शास्त्रीय शैली का जो है शास्त्रीय शैली या फिर शास्त्रीय वास्तुकला से जो परिचित थे, उनका ज्ञान था। और चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों के लेप चित्रों, मूर्तियों के उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया। इस काल में कुछ ऐसे लोग भी हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार सभी कुछ थे और इनका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण जो था वो था माइकल एंजेलो बुआनारोत्ती। तो माइकल एंजेलो बुआनारोत्ती का टाइम पीरियड क्या था? 1475 से 1564। और ये क्या थे? अपने आप में एक कुशल चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वास्तुकार भी थे। और इन्होंने क्या किया था कि पोप के जो सिस्टीन चैपल जो था, सिस्टीन चैपल, उसके भीतरी छत्र में लेप चित्र किया और द पाइटा नामक प्रतिमा और सेंट पीटर गिरजे के गुंबद का डिजाइन किया। तो ये माइकल एंजेलो ही थे जिन्होंने क्या किया था कि देव पाइटा नामक प्रतिमा बनाया, मूर्ति बनाई और उन्होंने क्या है सिस्टीन चैपल के जो है भीतरी क्षेत्र में लेप चित्र बना किया। और उन्होंने और क्या किया कि जो सेंट पीटर चर्च है उसके गुंबद का डिजाइन भी बनाया। और इन्हीं सब कृतियों की वजह से क्या हुआ कि माइकल एंजेलो जो है वो अमर हो गए। और ये सारी कलाकृतियां क्या है कि रोम में ही है। एक और वास्तुकार थे फिलिपो ब्रूनोलेसी। तो फिलिपो ब्रूनोलेसी का क्या कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने फ्लोरेंस के जो है भव्य गुंबद, जिसे क्या डुओमो कहा जाता है, तो डुओमो का परिरूप प्रस्तुत किया था। और उनका पेशा जो था एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया और इस काल में जो है एक अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान जो है उसके नाम से होने लगी, ना कि पहले की तरह जो है संघ या श्रेणी या गिल्ड के नाम से। तो जब ब्रूनोलेसी और माइकल एंजेलो के काम से प्रभावित होकर अब क्या है कि समाज में उस रोम में जो है एक बदलाव आया। अब जो कलाकार होते थे उनकी जो है पहचान उनके नाम से होने लगी, लोग नाम से जाने लगे कि फलाना वास्तुकार, अमुक मूर्तिकार, अमुक कलाकार के नाम से। और पहले क्या था कि किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता था, पूरा संघ या श्रेणी या गिल्ड के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे एक चित्र है, उसको देखेंगे कि 16वीं शताब्दी में इटली की वास्तुकला ने रोम साम्राज्यकालीन अनेक भवनों की विशिष्टताओं की नकल की। और यहाँ पे एक देख सकते हैं आप, तो ब्रूनोलेसी के द्वारा बनाया गया द ड्यूमो यानी कि गुंबद का जो है प्रतिरूप जिसने बनाया था, तो ये है द ड्यूमो, फ्लोरेंस के कैथेड्रल का गुंबद, और इसका डिजाइन किसने? ब्रूनोलेसी ने बनाया था। तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि लियोन बतिस्ता अल्बर्टी जो थे, इसका टाइम पीरियड 1402 से 72 तक था, ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा। क्या लिखा कि उन्होंने लिखा है कि मैं उसे वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करे और उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण कृति के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। तो ये कहना किसका था? लियोन बैटिस्टा अल्बर्टी का था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम मुद्रित पुस्तक के बारे में, मतलब फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि दूसरे देश के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो उन्हें क्या इटली की यात्रा करनी पड़ती थी।
किंतु जहां तक साहित्य की बात है कि जो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुंचा, और ये सब कब की बात है, 16वीं शताब्दी के क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से हुआ। और इसके लिए यूरोपीय लोग जो है अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों तथा मंगोल शासकों के जो है वो ऋणी रहे। तो इटली में जो 16वीं शताब्दी में क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता हुआ, यानी कि वहां पे जो आविष्कार हुआ है ना, इसके लिए वो किसके ऋणी है, चीनी तथा मंगोल शासकों के जो ऋणी है। मतलब ये इन लोगों की हेल्प से ये वहां पे इन्वेंट या डेवलप कर सका। क्यों? क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक जो है मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए। और क्या है, ऐसे ही अन्य 3 प्रमुख तकनीकों का नवीकरण आग्नेयाशास्त्र, कंपास और फलक, जिसे एबाकस कहते हैं, के विषय में भी हुआ। तो ऐसे ही 3 अन्य प्रमुख तकनीक भी थे, जिसमें क्या है, प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं था, इसमें क्या था, अग्निशास्त्र और कंपास और फलक। अग्निशास्त्र मतलब जो मिसाइल्स थे, है ना, वो, और कंपास जिसमें क्या है, दिशा निर्देशन होता था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसमें नॉर्थ और साउथ जो है उसमें चुंबक किसमें आ जाता था। और फलक एबाकस मतलब जो काउंटिंग करने के लिए के विषय में भी हुआ। और इससे पहले क्या है, किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी। और इसके पहले क्या होता था कि कोई भी ग्रंथ जो है, कोई लिखा कोई बुक, तो उसकी कुछ ही हस्तलिखित क्या है, प्रतियां होती थी। लेकिन सन 1455 में जर्मन मूल के ही एक जोहानेस गुटनबर्ग नामक व्यक्ति थे, और जिनका टाइम पीरियड 1400 से 1458 था। और उन्होंने क्या है कि पहले छापे खाने का निर्माण किया, और उनकी कार्यशाला में बाइबल की जो है 150 प्रतियां छपी। इससे पहले इतने ही समय में जो एक धर्म भिक्षु मॉन्क जो है बाइबल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। यानी कि जो जोहानेस गुटनबर्ग ने 1455 में क्या किया था कि एक छापे खाने का निर्माण किया, और छापे खाने में क्या हुआ कि एक ही समय में, है ना, बाइबल की 150 प्रतियां छपी। तो इस 150 प्रतियां जो छापी, उसको छापने में इतना समय लगा कि जितना में एक मॉन्क या धर्म भिक्षु सिर्फ एक ही बाइबल की जो एक ही प्रति लिख पाता था, उतना में क्या है 150 प्रतियां छप गई। 15वीं शताब्दी तक क्या है कि अनेक क्लासिकी ग्रंथों जिसमें अधिकतर लैटिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण क्या है, इटली में हुआ। चूंकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और उनका क्रय जो है वो संभव होने लगा, तो छात्रों को क्या है कि केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अब क्या है, विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित होने लगी, और नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक जो था वो कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब पाठक क्या एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। तो इससे क्या हुआ कि लोगों में जो है पढ़ने की आदत का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत में इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्प्स पर्वत के पार जो है बहुत तेजी से फैलने के मुख्य कारण वहां पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण था। और इससे स्पष्ट है कि पहले के जो बौद्धिक आंदोलन है वो खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रहते थे। तो मनुष्यों की जो है एक नई संकल्पना के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से क्या था, एक था क्या था, मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। तो मानवतावादी संस्कृति जब जैसे जैसे डेवलप हुई, तो मानव जीवन पर क्या है कि धर्म का नियंत्रण जो है वो कमजोर होता गया। और इटली के निवासी जो है भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज्यादा आकृष्ट थे। मतलब ये लोग क्या है, उनके भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव जो था उससे बहुत आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं था कि वे अधार्मिक भी हो। वेनिस के जो है मानवतावादी थे एक बहुत फेमस फ्रांसेस्को बारबारो, इनका टाइम पीरियड 1390 से 1454 था। ने अपनी एक पुस्तिका में क्या है, संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर जो इसकी तारीफ की थी, तरफदारी की थी। और एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था लोरेंजो वल्ला, जिनका टाइम पीरियड था 1406 से 1457। और तो ये लोरेंजो वेल्ला का क्या था, उनका विश्वास था कि इतिहास का अध्ययन जो है मनुष्य को पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। तो इतिहास का जो अध्ययन है, मतलब स्टडी ऑफ हिस्ट्री, मनुष्य को क्या है पूर्णतः जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। और लोरेंजो वेल्ला ने अपनी पुस्तक क्या है अनप्लेजर में क्या है, भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन प्लेजर, और उसमें जो ईसाई धर्म में भोग विलास पर जो प्रतिबंध लगाया गया था या फिर जो निषेध किया गया था उसकी आलोचना की। मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या था कि भोग विलास ये होना चाहिए। और इस समय लोगों में क्या अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी, व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, और एक सभ्य व्यक्ति को किसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए। मतलब ये सब उस टाइम पे क्या है कि लोगों में दिलचस्पी थी ये सब सीखने में। मानवतावाद का जो है मतलब ये भी था कि व्यक्ति जो है विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर अन्य कई माध्यमों से जो अपने जीवन को रूप दे सकता है। मतलब मानवतावाद जो था उसको जो फॉलो करते हैं उनका ये भी था कि सिर्फ विशेष सत्ता और दौलत की होड़ से ही मतलब अपने जीवन को है कि सक्सेसफुल नहीं बना सकता है, उसको छोड़कर और भी बहुत सारे माध्यम है
जिससे हम क्या अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, जीवन को रूप दे सकते हैं। और ये आदर्श जो है इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो बहुमुखी है, और जो कि 3 भिन्न-भिन्न वर्गों जिसमें क्या है सामंती समाज विश्वास करता था उसके विरुद्ध है। तो जो 3 वर्ग था क्या है ना, उससे क्या है उसमें क्या है जो सामंती समाज इस पे विश्वास करता था, लेकिन मानवतावाद क्या है कि वो समझता था कि मनुष्य का जो है स्वभाव बहुमुखी है और 3 वर्ग के विश्वास के वो विरुद्ध था, उसको वो नहीं मानता था। यहाँ पे एक और है कॉलम है उसको पढ़ेंगे कि निकोल मैकियावेली जो थे, निकोल मैकियावेली बहुत फेमस थे। उन्होंने ना एक बुक लिखी थी, एक ग्रंथ लिखी थी द प्रिंस 1513 में, और उसके 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं कि काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दे तो केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचे जो वास्तव है। और मैं ये कहता हूँ कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नजर में रहते हैं, तो इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण ये प्रशंसा या निंदा के योग्य बने रहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस, कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य को लोभी, कुछ को निर्दयी माना जाता है तो कुछ को दयालु। और एक व्यक्ति जो है वो अविश्वसनीय और दूसरा विश्वसनीय होता है। एक व्यक्ति अगर पौरुषहीन तो दूसरा कायर, दूसरा खूंखार एक व्यक्ति अगर पौरुषहीन और कायर है तो दूसरा खूंखार और साहसी। एक व्यक्ति शिष्ट तो दूसरा घमंडी, एक व्यक्ति कामुक तो दूसरा है पवित्र, एक निष्कपट तो दूसरा चालाक, एक अड़ियल तो दूसरा लचीला, और एक गंभीर तो दूसरा छिचोरा, एक धार्मिक तो दूसरा संदेही इत्यादि। तो मैकियावेली क्या मानते हैं कि सभी मनुष्य जो है वो बुरे हैं और वो अपने दुष्ट स्वभाव को जो है प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की जो इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है। और मैकियावेली ने भी देखा कि इसके पीछे जो है प्रमुख कारण है मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। महिलाओं की अब आकांक्षाएं। महिलाओं की आकांक्षाएं क्या थी कि व्यक्तिगता यानी कि इंडिविजुअलिटी और नागरिक के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। सार्वजनिक जीवन में अभिजात व संपन्न परिवारों के पुरुषों का जो वो प्रभुत्व था, और घर परिवार के मामलों में भी वे ही निर्णय लेते थे। उस समय लोग अपने लड़कों को शिक्षा देते थे जिससे उनके बाद या उनके खानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सके। कभी कभी अपने छोटे लड़कों को क्या है धार्मिक कार्य के लिए चर्च को सौंप देते थे, यद्यपि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को अपने पारिवारिक कारोबारों में लगा देते थे। तथापि महिलाओं को क्या है ये अधिकार नहीं था, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं को जो है ये अधिकार नहीं था कि अपने पति का कारोबार चलाने में कोई राय दे, जबकि क्या कहते विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को ही अपने पारिवारिक कारोबार में लगाते थे। और प्रायः कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध भी होते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में क्या है भिक्षुनी या नन का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। और आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी जो है बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में ही देखा जाता था। व्यापारी परिवारों में क्या थी कि महिलाओं की जो स्थिति फिर भी कुछ भिन्न थी। जैसे दुकानदारों की जो स्त्रियां थी वह दुकानों को चलाने में प्रायः उनकी सहायता करती थी। व्यापारी और साहूकार जो था परिवारों की पत्नियां परिवार के कारोबार को उस स्थिति में संभालती थी जब उनके पति जो है लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों को व्यापार के लिए जाते थे। अभिजात संपन्न परिवारों के विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी जो थी वो सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। पर उस काल में भी क्या है कुछ महिलाएं जो बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। तो वेनिस निवासी जो थी, वेनिस की एक रहने वाली थी महिला, उनका नाम क्या था, कसांद्रे फेदले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था? कसांद्रा फेदले। उनका टाइम पीरियड था 1465 से 1558। और उन्होंने लिखा कि यद्यपि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है और ना ही किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। वो उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने क्या है तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दी कि जो है एक मानवतावादी विद्वान के गुण जो है एक महिला के पास नहीं हो सकते। तो उस टाइम पे क्या था, एक विचारधारा था कि जो एक मानवतावादी जो विद्वान जो था उसके गुण जो है एक महिला में नहीं हो सकते। और यही बात जो है जो कसांद्रा फेदले है उसको खल गई और उन्होंने क्या है कि इस विचारधारा को चुनौती दी। और फेदले का नाम जो है यूनानी और लातीनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था और उन्हें तो क्या है पादुआ विश्वविद्यालय में या पादुआ यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक चित्र, यहाँ पे एक छाया चित्र है इजाबेले द इस्टे का। तो फेदले की जो है रचनाओं से ये बात सामने आती है कि इस काल में जो है सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे।
वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थी जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना आलोचना की थी। और उसने क्या की थी कि स्वतंत्रता की जो एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज्यादा समर्थन करती थी। और इस काल की जो एक और अन्य प्रतिभाशाली महिला थी जो मंटुआ की मर्चिसा इसाबेले दाइस्ते थी। तो यहाँ पे ये जो छायाचित्र दिखाया गया इसाबेले दाइस्ता, ये कहाँ की थी? मंटुआ की रहने वाली थी। इसाबेला दाइस्ते का जो था टाइम पीरियड क्या था? 1474 से 1539 था। उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन किया। और यद्यपि मंडुआ क्या था? एक छोटा राज था, तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसाबेला दाइस्ते ही थे, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने क्या किया? गणतंत्र का जो है आलोचना किया था। और क्या था कि वो जो है उनके पति जो थे उनके अनुपस्थिति में अपने राज्य पर शासन भी किया था। और उनके पति जो कहाँ के शासक थे? मंटुआ के शासक थे। और मंटुआ क्या था? एक छोटा राज्य था, तथापि इसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। तो महिलाओं की रचनाओं से क्या हुआ कि उसके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए जो है अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा जो है वो मिलनी चाहिए। यहाँ एक कॉलम है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि लेखक और कूटनीतिज्ञ बाल्थासार कास्टिलियोनी जो थे, यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिए कास्टिलियोनी का, ने अपनी पुस्तक द कोर्टियर 1528 में जो है एक पुस्तक लिखी द कोर्टियर। और उसमें उन्होंने क्या लिखा कि मेरे विचार से जो है अपने तौर तरीके, व्यवहार, बातचीत के तरीके, भाव भंगिमा और छवि में क्या एक महिला पुरुष के सदृश नहीं होना चाहिए। और जैसा कि ये कहना बिल्कुल उपयुक्त होगा कि पुरुषों को हट्टा कट्टा और पौरुष संपन्न होना चाहिए, इसी तरह एक स्त्री के लिए ये अच्छा ही है कि उसमें कोमलता और सहृदयता हो और एक स्त्रियोचित मधुरता का आभास उसके हर हाव भाव में हो, और ये उसके चाल चलन, रहन सहन और हर ऐसे कार्य में हो जो वो करती है, ताकि ये सारे गुण उसे हर हाल में एक स्त्री के रूप में ही दिखाए, ना कि किसी पुरुष के सदृश। यदि उन महानुभवों द्वारा दरबारियों को सिखाए गए नियमों में नीति वचनों को जोड़ दिया जाए तो महिलाएं इनमें से जो है अपने अनेक को अपनाकर खुद को बेहतरीन गुणों से सुसज्जित कर सकेंगी। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे गुण हैं जो महिलाओं के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने पुरुषों के लिए, जैसे कि अच्छे कुल का होना, दिखावे का परित्याग करना, सहज रूप से शालीन होना, आचरणवान होना, चतुर और बुद्धिमान होना, गर्वी, ईर्ष्यालु, कटु और उदंड ना होना, जिससे महिलाएं उन क्रियाओं को शिष्टता, मनोहरता के साथ संपन्न कर सके जो उनके उपयुक्त है। तो ये जो कॉलम है ये किसके द्वारा लिखा गया था? बाल्थासार कास्टिलियोनी के द्वारा, अपनी बुक द कोर्टियर जो 1528 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें जो है महिलाओं में क्या गुण होना चाहिए और क्या गुण नहीं होना चाहिए इसके बारे में बताया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद के बारे में। तो व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण क्या था कि इटली के नगरों और राज दरबारों के दूर दूर के देशों में संपर्क स्थापित हुए। नए संस्कृति की जो शिक्षित और समृद्धिशाली लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई वरन उसको अपनाया भी गया, परंतु इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके, क्योंकि क्या है वे बाकी के जो लोग थे वो साक्षर नहीं थे। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दी में क्या होता है कि उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए और अपने इतालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी क्या यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। पर क्या हुआ कि इटली के विपरीत जहाँ पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, क्या हुआ पर इटली के विपरीत जहाँ पेशेवर विद्वान जो थे वो मानवतावादी आंदोलनों पर हावी रहे। उत्तरी यूरोप में क्या होता? उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को जो है अपनी ओर आकर्षित किया था। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म पालन करने का आह्वान किया। कहाँ? उत्तरी यूरोप में। और साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की भी बात की और ये कहकर निंदा की कि उन्हें एक जो सरल धर्म को उन्होंने एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया, यानी कि जो ईसाई धर्म है वो बहुत ही सरल धर्म है और उसमें जो है कर्म कांडों को बाद में जोड़ा गया है। और मानव के बारे में जो उनका दृष्टिकोण था वो बिल्कुल नया था, क्योंकि उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे। तो ये लोग क्या समझते थे, जो उत्तरी यूरोप के लोग थे, कि मानवतावाद क्या था कि एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे। किसको? मानवतावाद या फिर मानव को। और बाद के दार्शनिक जो थे बार बार इसी बात को दोहराते रहे और एक जो है दूरवर्ती ईश्वर में जो है विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया है लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आजादी भी दी है। और ये भी मानते थे कि मनुष्य को जो अपनी खुशी इस विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। तो उसके बाद जो नए जो है दार्शनिक हुए तो वो क्या है कि इसी बात को दोहराते रहे कि जो मानव जो है वो एक मुक्त विवेकपूर्ण करता है
और उसने क्या उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी है। और ये भी मानते थे कि मनुष्य को है जो है अपनी खुशी जो है अपना जो प्रेज़ेंट जो है विश्व में वर्तमान में ही ढूँढना चाहिए। मतलब जो प्रेज़ेंट टाइम में हम जी रहे हैं उसी में मनुष्य को अपनी खुशी ढूँढनी चाहिए। यानी कि आफ्टर लाइफ़ का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा-सा कमज़ोर हो रहा था। ईसाई मानवतावादी जो जैसे कि इंग्लैंड के कौन थे थॉमस मोरे जो थे, वो कौन थे? इनका टाइम पीरियड 1478 से 1535 था। और हॉलैंड के इरेस्मस थे, उनका टाइम पीरियड था 1466 से 1536। तो ये दोनों का जो है टाइम पीरियड याद रखना है। और ये 2 नाम जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि टॉमस मोर और इरेस्मस का जो है ये मानना था कि चर्च जो है एक लालची और साधारण लोगों से बात-बात पर लूट-खसुट करने वाले की जो है वो संस्था बन गई है। और पादरियों का जो है लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका था पाप स्वीकारोक्ति या फिर इंडल्जेंस नामक दस्तावेज, जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से जो है छुटकारा दिला सकता था। और ईसाइयों को बाइबल के जो है स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से ये ज्ञात हो गया था कि उनका जो धर्म है इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की जो है वो आज्ञा नहीं देता है। और यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने जो है चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का जो है विरोध किया। और साथ-साथ राजा भी जो थे वो राजकाज में चर्च की दखल-अंदाजी से वो चिढ़ते थे। तो यूरोप के क्या है कि प्रत्येक भाग में जो है अब जो उन लोगों ने इस बात को इतना फैलाया तो प्रत्येक भाग में किसानों ने जो है किसान जो थे चर्च द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के टैक्सों जो है उससे परेशान हो गया था और उन्होंने इसका विरोध किया। और साथ-साथ जो राजा थे, लॉर्ड थे, वो उनके राजकाज में क्या था कि चर्च की जो है बहुत ज़्यादा दखल-अंदाज़ी हो गई, तो उससे भी वो लोग क्या है चिढ़ने लगे थे। और जब मानवतावादियों ने उन्हें ये सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, जो कि प्रथम ईसाई रोमन साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः जारी किया गया था। तो उन राजाओं की खुशी हुई क्योंकि जो है मानवतावादी विद्वान जो है ये दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का वो दस्तावेज असली नहीं, बल्कि परिवर्ती काल में जो है जालसाजी से तैयार किया गया था। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि ये जो चर्च जो है वो जैसे जो कॉमन किसान थे और जो राजा थे उनके राजकाज में क्या था न्यायिक और वित्तीय शक्ति पर हावी हो गए थे। और इसके लिए वो एक अपना डॉक्यूमेंट पेश करते थे और इसका आधार क्या था न्यायिक वित्तीय शक्ति पर उनका हावी होने का कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान है ना। इसका एक दस्तावेज से मतलब दस्तावेज को वो लोग एज ए प्रूफ बताते कि देखो हमारा इस दस्तावेज के आधार पर हमारा अधिकार है न्यायिक और वित्तीय शक्ति पर अपना डोमिनेंसी का। तो क्या हुआ कि लेकिन जो मानवतावादी लोग थे विद्वान थे वो ये दर्शाने में सफल रहे कि जो कॉन्स्टेंटाइन का दस्तावेज दिखाकर वो लोगों को लूट रहे हैं वो क्या है कि असली नहीं है नकली है। और क्या है इसको बाद में जो है परिवर्ती काल में जो है जालसाजी से तैयार किया गया था। इससे क्या है कि चर्च के जो है सम्मान को बहुत क्षति पहुंची थी। 1517 में क्या हुआ कि एक जर्मन युवा भिक्षु जो थे मतलब मॉन्क थे, उनका नाम क्या था मार्टिन लूथर। उनका टाइम पीरियड था 1483 से 1546। तो उन्होंने क्या है कि कैथोलिक चर्च के विरुद्ध जो है अभियान छेड़ दिया और उसके लिए जो है अनेक दलीलें पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। तो चर्च का जो डोमिनेंस का एक और रूप ये था कि जो है कि मनुष्य को जो है ईश्वर से कॉन्टैक्ट करने के लिए संपर्क करने के लिए क्या है कि पादरी की जो है आवश्यकता है। और इसी बात के खिलाफ क्या है उन्होंने जो है कैथोलिक चर्च के विरुद्ध मार्टिन लूथर जो थे एक जर्मन युवा भिक्षु थे 1517 में उन्होंने क्या है कि उसका अभियान छेड़ दिया और उन्होंने इसके खिलाफ जो है बहुत सारे दलीलें भी पेश की। उन्होंने क्या है कि अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। और इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने जो है संबंध समाप्त कर दिए। स्विट्जरलैंड में क्या है लूथर के विचारों को जो है उलरिक ज्विंगली, यहाँ पे एक और नाम है ये उलरिक ज्विंगली जो है, तो इन्होंने क्या है कि स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को जो है फैलाया। और तो यहाँ उलरिक ज्विंगली का जो टाइम पीरियड था 1484 है। और क्या है उसके बाद जो है जीन कैल्विन या जॉन कैल्विन जो थे 1509 से 64 के बीच जो है उसको स्विट्जरलैंड में ही दोनों ने काफी लोकप्रिय बना दिया था। और व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता जो है शहरों में अधिक थी और जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का जो है प्रभाव अभी भी बरकरार रहा। अन्य जर्मन सुधारक थे जैसे कि एना बैप्टिस्ट के संप्रदाय नेता इससे कहीं अधिक जो है वो उग्र सुधारक थे। तो मार्टिन लूथर जो है अपने सुधार में जो है दलीलें देते थे, तो वहीं क्या है एना बैप्टिस्ट संप्रदाय के जो नेता थे है ना, तो ये लोग क्या थे कि बहुत उग्र सुधारक थे और उन्होंने क्या है कि मोक्ष या साल्वेशन के विचार को हर तरह से सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था कि क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को जो है एक जैसा बनाया इसलिए उन्हें उनसे क्या है कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें क्या है अपना पादरी चुनने का भी क्या है अधिकार होना चाहिए। और इसने क्या है सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित किया।
तो यहाँ पे है न्यू टेस्टामेंट क्या है। न्यू टेस्टामेंट जो है बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह के जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। 1506 में क्या होता है कि अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद करने वाले जो लूथरवादी अंग्रेज थे, उसमें क्या है विलियम टिंडेल, इनका टाइम पीरियड 1494 से 1536 है। उसने प्रोटेस्टेंटवाद का इस तरह समर्थन किया कि इस बात से तो सब लोग सहमत होंगे कि आपको धर्म ग्रंथ के ज्ञान से दूर रखने के लिए वे चाहते हैं कि धर्म ग्रंथ के अनुवाद जो है आपकी मातृभाषा में उपलब्ध ना हो सके, जिससे दुनिया के है अंधकार में रहे और ये जो पुरोहित या पादरी वर्ग है लोगों के अंतकरण या कॉन्साइंस में बने रहे, जिससे उनके द्वारा बनाए गए व्यर्थ के अंधविश्वास और झूठे धर्म सिद्धांत जो है वो चलते रहे, और जिसके रहते जो है उनकी ऊंची आकांक्षाएं और अतृप्त लोलुपता जो है वो पूरी हो सके। और इस तरह क्या है कि वे राजा, सम्राट और यहाँ तक कि अपने को ईश्वर से भी ऊंचा बना सके। और जिस बात ने मुझे मुख्य रूप से न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने की प्रेरणा दी, मुझे अपने अनुभवों से ज्ञात हुआ कि सामान्य लोगों को किसी भी सच्चाई की तब जानकारी नहीं हो सकती जब तक क्या है उनके पास अपने धर्म ग्रंथ के मातृभाषा में अनुवाद जो है उपलब्ध ना हो, और इस अनुवादों से ही क्या है यह धर्म ग्रंथ की परिपाटी, क्रम और अर्थ को समझ सकेंगे। लूथर ने क्या है कि आमूल परिवर्तनवाद, रेडिकलिज्म का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक जो था वो समकालीन किसान विद्रोह का दमन करे, और ऐसा इन शासकों ने जो है 1525 में किया। पर इसके बावजूद क्या है कि आमूल परिवर्तनवाद बना रहा। आमूल परिवर्तनवाद मतलब रेडिकलिज्म, है ना। तो लूथर ने क्या है कि रेडिकल जो है, रेडिकलिज्म या फिर आमूल जो है अभी परिवर्तन हो जाए, है ना, इसका जो है वो समर्थन नहीं किया था। उन्होंने क्या था, लूथर का क्या कहना था कि उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक जो था समकालीन किसान विद्रोह का दमन करे, और ऐसा इन शासकों ने जो है 1525 में किया था। पर इसके बावजूद क्या है कि आमूल परिवर्तनवाद वो बना रहा, और आमूल परिवर्तनवादी फ्रांस में जो है प्रोटेस्टेंटों के विरोध से मिल गए। उन्होंने क्या था, जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण ये दावा करना शुरू कर दिया कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है और वे उसके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। अंततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी क्या है कि कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए, और इसके उपरांत राजा रानी जो थे इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। तो अंततः क्या हुआ कि यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी। और इंग्लैंड के शासकों ने क्या है कि पोप से जो है, अब उनको भी डर था, तो उन्होंने पोप से जो है अपना संबंध तोड़ दिया, और इसके उपरांत जो है राजा और रानी जो था इंग्लैंड के चर्च के जो है प्रमुख बन गए। कैथोलिक चर्च जो था स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रह सका, और उसने अनेक आंतरिक सुधार करने का जो है प्रारंभ कर दिया। स्पेन और इटली में जो है पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। वहीं क्या है स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला जो थे, इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। तो जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, है ना, जो रेडिकलिज्म को अपनाते थे, उन लोगों से संघर्ष करने के लिए जो कैथोलिक चर्च के ही समर्थन करने वाले में क्या थे, इग्नेशियस लोयोला थे, 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। और उनके अनुयायी जो थे वो क्या है, जेसुइट कहलाए। और उनका जो ध्येय क्या था कि निर्धनों की सेवा करना और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को जो है ज्यादा व्यापक बनाना। तो दूसरे जो कल्चर थे जिनसे क्या है ईसाई धर्म को खतरा था, तो उनके मुकाबले जो है अपने ज्ञान को ज्यादा व्यापक और अपने को श्रेष्ठ बताना था। तो यहाँ पे एक कालक्रम है, उसको हम लोग समझेंगे, उसको पढ़ेंगे कि 1516 में जो है टॉमस मोरो की जो है यूटोपिया जो है नामक जो कृति थी उसका प्रकाशन हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूटोपिया की रचना किसने की, टॉमस मोरे ने की थी। और 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा क्या है कि 95 थीसिस की रचना की गई, और 1522 में लूथर द्वारा ही बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया गया। 1525 में जर्मनी में जो है किसान विद्रोह हुआ, और 1543 में एंड्रियास वेसेलियस द्वारा ऑन एनाटॉमी ग्रंथ की रचना की। तो ऑन एनाटॉमी जो है ये ग्रंथ जो है किसके द्वारा रची गई थी, एंड्रियास वेसेलियस के द्वारा 1543 में। 1559 में क्या हुआ था कि इंग्लैंड में जो है एंग्लो चर्च या फिर एंग्लो जो है चर्च की स्थापना हुई, और जिसके प्रमुख जो है फाइनली राजा और रानी थे। और ये कब हुआ, 1559 में। 1569 में गेरहर्ट्स मर्केटर ने जो है पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र या सिलिंड्रिकल मैप बनाया था। तो पृथ्वी का पहला बेलनाकार या सिलिंड्रिकल मैप किसने बनाया था, गेरहर्ट्स मर्केटर ने। 1582 में क्या हुआ था कि पोप ग्रेगरी 13 जो था उनके द्वारा ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन शुरू किया गया था।
1528 में, सॉरी 1628 में विलियम हार्वे ने जो है हृदय को रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलन से जोड़कर पढ़ा। यानी कि विलियम हार्वे ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है कि जो हृदय का जो है रुधिर संचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में स्टडी की और लोगों को बताया। 1673 में पेरिस में जो एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना हुई और 1687 में आइजैक न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन हुआ। तो 1687 में जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक जो है ग्रंथ का प्रकाशन किया। अब हम लोग पढ़ेंगे कोपरनिकसीय क्रांति के बारे में। तो कोपरनिकसीय क्रांति क्या है कि ईसाइयों की ये जो है धारणा थी कि मनुष्य जो है पापी है और इस पर वैज्ञानिकों ने जो है पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस जिनका टाइम पीरियड 1473 से 1543 के काम से आया और ईसाइयों को यह विश्वास था कि पृथ्वी जो है वो पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वो स्थिर है और पृथ्वी जो है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बीच में स्थिर है जिसके चारों ओर खगोलीय गृह यानी सेलेस्टियल प्लैनेट्स जो है वो घूम रहे हैं। लेकिन यह चर्च का मानना था, ईसाइयों का जो है मानना था। कोपरनिकस ने जो ये घोषणा की, तो यहाँ पे आप पहले देख सकते हैं कि ये कोपरनिकस का आत्मचित्र यानी उनका स्वयं से बना हुआ चित्र है। तो कोपरनिकस ने क्या घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और कोपरनिकस जो थे एक निष्ठावान ईसाई थे और वो इस बात से भयभीत थे कि उसकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में क्या है कि घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। और यही कारण है कि वो अपनी जो पांडुलिपि है मतलब जिसमें उन्होंने लिखा था, तो पांडुलिपि का नाम क्या था? द रिविलेशन द रिवोल्यूशनिबस, इसका मतलब है परिभ्रमण। तो द रिवोल्यूशनिबस जो है को प्रकाशित नहीं कराना चाहते थे और जो अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे तब उन्होंने ये पांडुलिपि जो है उनके अनुयायी जिनका नाम क्या था? जोसिम रिटिकस। तो जोसिम रिटिकस को जो है उन्होंने अपनी ये पांडुलिपि कब दी? जब जो है अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे, द रिवोल्यूशनिबस को। और उनके इन विचारों को ग्रहण करने में जो है लोगों को थोड़ा समय लगा, लेकिन काफी समय बाद यानी कि आधी शताब्दी के अधिक समय बीतने पर एक और खगोल शास्त्री जिनका नाम क्या था? जोहानस केपलर। तो जोहानस केपलर जिनका टाइम पीरियड 1571 से 1630 था, तथा एक और खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली जिनका टाइम पीरियड क्या था? 1564 से 1642 था। उन्होंने अपने लेखों द्वारा क्या स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने क्या अपने ग्रंथ जो है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, तो केपलर का जो किताब था जोहानस केपलर का, उनका बुक ग्रंथ का क्या नाम था? कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। इसको याद रखना है, केपलर द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है? कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री। में कोपरनिकस ने क्या कहा कि सूर्य केंद्रित सौर मंडलीय सिद्धांत को जो उन्होंने लोकप्रिय बनाया, यानी कि जो सौर मंडल का जो केंद्र है वो सूर्य ही है, इस सिद्धांत को क्या है उसने लोकप्रिय बनाया। किसने? केपलर ने। और जिससे क्या यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार यानी कि सर्कल्स के रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार यानी कि एलिप्सिस के मार्ग पर जो है परिक्रमा करते हैं। और गैलीलियो के ग्रंथ का नाम क्या है? द मोशन। तो द मोशन में क्या है? गति। उन्होंने क्या बताया कि गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की, और मतलब कि जो विश्व है हमारा वर्ल्ड है वो क्या हमेशा गति में रहता है या गतिमान रहता है, इस बात की पुष्टि गैलीलियो ने अपनी बुक द मोशन में किया। और विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने क्या है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के साथ अपनी प्रकाष्ठा की ऊंचाई छू लिया। तो अब ये जो है केपलर और गैलीलियो ने जो खोज किया ही था उसमें फिर न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की खोज की, इसके साथ क्या है कि वो अपने प्रकाष्ठा को छू लिया। तो सबसे पहले किसने खोज की थी? कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस ने जो है द रिवोल्यूशनिबस जो है वो उसने मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था और उसके बाद जो है केपलर ने उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। फिर गैलीलियो ने जो है पृथ्वी के गति को बताया। फिर न्यूटन के जो है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ने इस पूरे ही सिद्धांत को जो है उसके प्रकाष्ठा पे ले गया। अब जो ब्रह्मांड के अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे कि गैलीलियो ने जो है एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग जो है आलोकित करता है वो स्वर्ग किस प्रकार चलता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। और इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान जो है विश्वास से हटकर अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है। और जैसे जैसे इन विज्ञानकों ने जो है ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य जो है बहुत तेजी से पनपने लगे। इतिहासकारों ने जो है मनुष्य और प्रकृति के जो है ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। तो जो इतिहासकार थे जो उन्होंने मनुष्य और प्रकृति का जो है स्टडी किया था, तो उसने इस ज्ञान को जो है और इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में क्या है कि सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति जो है स्थान
प्रकृति जो है ईश्वर का स्थान लेने लगी। तो जो संदेहवादी थे और जो नास्तिक थे, जिनको भगवान पे विश्वास नहीं था, तो उनके क्या है कि सारी सृष्टि की रचना के स्रोत में क्या है, ईश्वर की जगह क्या है, प्रकृति को ही अपना सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में मानने लगी। और यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, तो ये भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे, जो भौतिक दुनिया में है जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। यानी कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते थे, तो उनका कॉन्सेप्ट भी अब धीरे धीरे चेंज होने लगा। अब क्या है, एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे, जो कि भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। यानी कि जो भगवान है वो डायरेक्टली हमारे जीवन को क्या है, इफेक्ट नहीं करता है। और इस प्रकार के विचारों को क्या है, वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1670 में फिर क्या हुआ कि पेरिस में जो है एक पेरिस एकेडमी, और 1662 में जो है वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में जो है रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ। तो पेरिस एकेडमी का गठन 1670 में हुआ और 1662 में रॉयल सोसाइटी, यानी कि रॉयल सोसाइटी का गठन क्या हुआ था, पहले हुआ था, और उसके बाद 1670 में पेरिस एकेडमी का गठन हुआ। और इनका काम क्या था कि वास्तविक ज्ञान का प्रचार प्रसार और क्या है, लोगों को जानकारी के लिए जो रॉयल सोसाइटी तो क्या करता था कि जानकारी के लिए लोगों के लिए व्याख्यानों का आयोजन भी करता था और सार्वजनिक प्रदर्शन का जो है वो प्रयोग भी करवाता था। तो 14वीं शताब्दी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? तो अब इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अब हम जो है पुनर्जागरण की अवधारणा पर पुनर्विचार करें। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ, यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल यानी कि 12वीं और 13वीं शताब्दियां अंधकार का समय था? तो इसके बारे में जो है इंग्लैंड के पीटर बर्क जो है एक लेखक है, तो हाल ही के लेखकों का यह सुझाव है कि बर्कहार्ट जो है कि ये विचार जो है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है। बर्कहार्ट जो है इस काल में और इससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। तो बर्कहार्ट कौन है? यानी कि चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था कि बर्कहार्ट ने जो है इस टाइम पीरियड को जो है कि 12वीं से 13वीं से पहले के काल को अंधकार युग बताया था। तो उसी के बारे में बता रहे कि पीटर बर्क ने जो इस बात का खंडन किया है, और ऐसा करने में उन्होंने क्या है, पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। और इस शब्द में जो ये अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हो, और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में जो ईसाई जो है विश्व दृष्टि की जगह अब पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का जो है वो प्रचार प्रसार किया। और दोनों ही तर्क क्या है कि बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दियों के विद्वान जो थे यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे, और लोगों के जीवन में धर्म का जो है महत्वपूर्ण स्थान था। यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था, और इसके विपरीत मध्यकाल जो है अंधकारमय काल था, जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था। जरूरत से ज्यादा सरलीकरण है। इटली में क्या होता है कि पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तथ्य जो है 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं, और कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है। 9वीं शताब्दी में फ्रांस में जो है इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के जो है वो विचार पनपे। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की जो है क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफी विकसित थी, और विश्व का जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबंध हो चुका था। नौ संचालन की नई तकनीकों ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों में जल यात्रा को संभव बनाया। नेक्स्ट है इस्लाम के विस्तार और मंगलों के विजयों ने एशिया एवं उत्तर अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यानी कि जब इस्लाम का विस्तार हुआ और मंगलों का विजय हुआ, तो क्या हुआ कि एशिया और उत्तर अफ्रीका जो था उसको यूरोप के साथ सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि जो सिल्क रूट था उसके थ्रू से क्या व्यापार और कार्यकुशलता का भी ज्ञान वो सीखने को मिला उससे। और यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोम वासियों से सीखा, बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी क्या है कि ज्ञान प्राप्त किया। और बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा। यानी कि यूरोप वासियों ने जो है जब अपना इतिहास लिखना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया कि यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को ही सिर्फ सामने रखा कि यूरोप का जो है यूरोप सेंटर्ड होना, मतलब जो यूरोप के फायदे के लिए यूरोप में जो इन्वेंट हुआ यूरोप के फायदे को, अच्छी बातों को दिखाना। तो इससे क्या हुआ कि जब इन्होंने क्या है सिर्फ यूरोप वासियों ने सिर्फ यूनानी और रोम वासियों से ही सीखा नहीं था, बल्कि इनको क्या है भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी इन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उसको इन्होंने मेंशन नहीं किया था और ये बहुत सेल्फिश वे में इसको से कट गए थे। लेकिन बाद में क्या इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। और जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था, और निजी क्षेत्र में क्या होता कि परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म।
यानी कि किसी भी इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसका क्या होता था कि 2 लाइफ होते थे। एक क्या था कि निजी और दूसरा सार्वजनिक। और वह न केवल 3 वर्गों या 3 ऑर्डर्स में से किसी एक वर्ग का सदस्य था, बल्कि अपने आप में जो था एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र ही नहीं होता था, बल्कि क्या वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की इस पहचान को क्या है राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त किया गया, और इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के जो है एक समान राजनीतिक अधिकार है। और इस काल की जो एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि भाषा के आधार पर यूरोप का है विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान भेजनी शुरू कर दी थी। तो इस टाइम पीरियड में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यूरोप का वो हुआ था कि वहां पे भाषा या लैंग्वेज के आधार पर लिंग्विस्टिक केस में बेसिस पे जो है वहां के क्षेत्रों ने अपनी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। पहले तो क्या आंशिक रूप से क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य द्वारा, और बाद में लातीनी भाषा और ईसाई धर्म से जुड़ा यूरोप क्या है अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा था। और इन राज्यों का आंतरिक जुड़ाव का कारण क्या है समान भाषा का ही होना था। तो यहाँ पे क्या है ये चैप्टर एंड हो रहा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।